गुड मॉर्निंग। आज की हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1964 में कोठारी कमीशन का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1966 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सौंप दी गई, जिसमें शिक्षा के प्रत्येक खंड के ऊपर बहुत विस्तार में चर्चा की गई। और तब सरकार ने इस चीज को जरूरी समझा कि हाँ, जितने भी रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने जो शिक्षा में जो कमियां, जो त्रुटियां महसूस की हैं और जिनकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, उसको आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करना जरूरी जिम्मेदारी है सरकार की। तो उन्होंने एक जरूरत महसूस करी, एक कमेटी का गठन करने की जरूरत महसूस करी कि शिक्षा के ऊपर एक पॉलिसी आना चाहिए। तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 का गठन किया गया, जिसमें उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिन्होंने कोठारी कमीशन के जितने भी रिकमेंडेशन को थे उनको बारीकी से इवेल्युएट किया और उसको लागू करने का निर्णय लेते हुए इस चीज को ओके कर दिया कि ये सारी जो नीतियां हैं, जो सारे रिकमेंडेशन हैं, इसको राष्ट्रीय शिक्षा में लागू किया जाएगा। मगर 77 में जनता दल की सरकार आ गई, तो उन्होंने दोबारा से इसी पॉलिसी का दोबारा से गठन किया। तो 77 में दोबारा से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दोबारा से गठन हुआ, उसको दोबारा से अमेंडमेंट किया गया। मगर थोड़े समय बाद जनता दल की सरकार खत्म हो गई और फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ गई। ये चीजें ठंडे बस्ते में, ये सुझाव, ये घोषणाएं सब ठंडे बस्ते में धीरे धीरे चलती रही। और 84 में जब कांग्रेस की सरकार दोबारा आई, तो इंदिरा गांधी ने 68 की पॉलिसी को लागू करने का निर्णय ले लिया। मगर अनफॉर्चुनेटली 64 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, जिसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। एक तो उन्होंने शिक्षा में भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज करके उसको नेचर में लाने के ऊपर जोर दिया और फिर एक पॉलिसी योजना बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसके अंदर उसको जो सारे 68 के जो रिकमेंडेशन थे उन्हीं सारे चीजों पे दोबारा से गौर किया गया और 1986 की पॉलिसी को नेचर में लाया गया। 1986 की जो डॉक्यूमेंट था, उसका वर्क प्लान क्या था? उन्होंने इस योजना में एजुकेशन के प्रत्येक पहलू को शामिल किया था और उन्होंने अपना पूरा दस्तावेज को 24 खंडों में बांटा था। उन्होंने हर लेवल पर एजुकेशन में जो कमियां थी उसको पार्ट वाइज डिवाइड किया था। तो खंड 1 में उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था और शिक्षा को उन्होंने खंड 1 में डिस्क्राइब करते हुए कहा कि जो बालक हैं, जन्म से लेके 6 साल की उम्र तक के बालकों के हेल्थ, हाइजीन और बेसिक शिक्षा के ऊपर राज्यों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उनके पोषण की, उनके खान पान की, उनकी हेल्थ एंड हाइजीन की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए और होगी। और इसके लिए उन्होंने बहुत सी स्कीम्स चलाने को पर जोर दिया। इसी के आधार पर अब
हम देखते हैं किंडरगार्टन स्कूल्स चलते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस चलती हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए आंगनबाड़ी प्रोग्राम हैं, जिससे जो पैदा होने से 6 साल तक के बच्चों को हेल्थ एंड हाइजीन, पोषण तत्व और जो बेसिक नॉलेज एंड एजुकेशन है, हाउ टू सिट, हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हाउ टू लर्न बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो इस सब का उन्होंने खंड 1 में डिस्कशन किया। खंड 1 में इस बात को विस्तार से बताया। खंड 2 में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर एक कोई भी प्राइमरी स्कूल बच्चे के 1 किलोमीटर की पहुंच के अंदर ही होगा, और जो सेकेंडरी स्कूल होंगे, उच्च प्राइमरी स्कूल होंगे, सेकेंडरी स्कूल होंगे, वो 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही होंगे। और यहीं पर उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी इंट्रोड्यूस किया। एक ऐसा प्राइमरी एजुकेशन को और सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया। जिस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये चीज बहुत क्लियर थी कि ऐसे स्कूलों की स्थापना की जाए जिसमें कम से कम दो हवादार बड़े रूम्स हों, उसमें बाथरूम्स हों, 2 बाथरूम हो, लड़की और लड़कों के लिए सेपरेट बाथरूम की व्यवस्था की जाए, और कम से कम 2 टीचर्स उस स्कूल में अपॉइंट किए जाएं, जिसमें कम से कम 1 टीचर लेडी टीचर होगी, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो अनअवेयर हैं, अनएजुकेटेड हैं, जिनको जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भरोसा महसूस करें और सिक्योरिटी फील करें, अपनी लड़कियों को, स्पेशली अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में किसी तरह का कोई डर फील ना करे। तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्राइमरी एजुकेशन में लाने का सुझाव दिया और इसे अमेंडमेंट करने पर जोर दिया, और 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने प्राइमरी एजुकेशन में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई और एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। खंड 3 में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने का आह्वान किया। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए आवश्यकता अनुसार माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात करी, और उनको उसमें एजुकेशन का लेवल सुधारने का प्रस्ताव पारित किया। खंड 4 में उन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का, शिक्षा को व्यवसायिक करने की योजना को प्रस्तुत किया, जिसके अंदर उन्होंने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में चेंज करने पर बल दिया कि ऐसी शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिसमें बच्चों को कुछ हाथ की कारीगरी सिखाई जाए, कुछ स्किल्ड वर्क सिखाया जाए, कुछ वोकेशनल चीजें सिखाई जाएं, जिससे अगर किसी कारणवश वो आगे की पढ़ाई ना कर सकते हों तो वो अपना लाइवलीहुड कमाने में फुलफिल्ड हों। खंड 5 में उन्होंने उच्च शिक्षा के ऊपर अपनी योजना को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने हायर एजुकेशन में प्रवेश परीक्षा में सुधार करने का योजना बनाई कि सिर्फ मेरिट बेस पे एडमिशन्स ना होकर के हायर एजुकेशन में एडमिशन की व्यवस्था टेस्ट बेस्ड होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने समय समय पर करिकुलम को सुधारने की योजना बनाई कि हर 5 साल पे करिकुलम का, हायर लेवल पर करिकुलम का रिवीजन होना चाहिए और अच्छे संस्थान उपलब्ध कराने हैं और अच्छे टीचर्स का नियुक्तियां करनी हैं, जिससे हम अपने उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बना सकें। खंड 6 में उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन का एक प्रारूप पेश किया कि वो लोग जो किसी कारणवश फॉर्मल एजुकेशन
को नहीं ले पाते हैं या किसी कारणवश उनकी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन बीच में कहीं ड्रॉप हो गई है, तो वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने दूरस्थ शिक्षा या ओपन यूनिवर्सिटीज खोलने का प्रस्ताव रखा। इसमें इग्नू है, और अब तो सारी यूनिवर्सिटीज अपने मेन कैरिकुलम, मेन स्ट्रीम के साथ डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन को भी रन करते हैं। खंड 7 में उन्होंने ग्रामीण संस्थान और विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि भारत की जो रूपरेखा है, जो भारत का सिनेरियो है, वो 70% आबादी गांवों में रहती है। तो एजुकेशन पॉलिसी जो 86 के दस्तावेज थे उसके अंदर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स और ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे जो गांव हैं उनके हिसाब से वहां शिक्षा प्राप्त दी जा सके। जैसे कृषि विश्वविद्यालय हैं, या जहाँ जो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में की जनसंख्या को सपोर्ट कर सके। खंड 8 में उन्होंने प्रबंध और तकनीकी शिक्षा की योजना पे प्रस्तुत करी, और उन्होंने शिक्षा बोर्ड को मजबूत करने को, शिक्षा बोर्ड को सुझाया कि वो तकनीकी शिक्षा और प्रौद्योगिक शिक्षा, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर बनाएं, और उसके लिए अपने सुझाव दें और उसको लागू करने की योजना पेश की। खंड 9 में प्रणाली का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम, उन्होंने अपने खंड 9 में शिक्षण संस्थाओं को प्रशासन, शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने, शिक्षक तथा छात्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने और शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के संबंध में रूपरेखा प्रस्तुत करी, ताकि स्कूलों में इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, टीचर्स कंडीशन और शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने इसकी एक सॉलिड योजना प्रस्तुत करी। खंड 10 में उन्होंने रोजगार की उपलब्धता पर योजना बनाते हुए उसको प्रस्तुत किया कि जो एक ऐसी सेवा शुरू करने का उन्होंने प्रारूप पेश किया, जिसमें परीक्षण दिया जाए और क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय परीक्षण में पास होना आवश्यक होगा। उन्होंने ऐसी अपनी योजना प्रस्तुत करी रोजगार के लिए कि जो क्षेत्र विशेष है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर खेती होती है, वो उसका फोटे है, कहीं पर किसी प्रदेश में कालीनें बुनी जाती हैं, वो उस प्रदेश का फोटे है, या किसी जगह पर किसी और रोजगार में आसानी से रोजगार उपलब्ध, जो युवक हैं या जो जनता है उसको रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी योजना प्रस्तुत करी कि प्लेस, जो पर्टिकुलर प्लेस के आधार पर उस जगह के जो रोजगार हैं उसमें उन्हें विशेषता हासिल हो, और वो वहां के, ताकि वो उस रोजगार में अपने आप को उपलब्ध करा सके। खंड 11 में उन्होंने शोध का विकास करने का प्रस्ताव पारित किया कि भारत की शिक्षा के जो हायर स्टैंडर्ड हैं, जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दी जाए, एक्स्ट्रा उनको रेवेन्यू उपलब्ध कराया जाए,
जिससे शोध और रिसर्च एंड एक्सटेंशन को बढ़ावा मिल सके, मिल जाए और शोध केंद्रों में सुधार करने की आवश्यकता का प्रस्ताव पास किया। और जो शोध करता है उनको जो भी उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उनको सरकार ऐसी योजना प्रस्तुत करी कि वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। खंड 12 में उन्होंने विमेन एजुकेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने की योजना प्रस्तुत करी कि उन्होंने प्रत्येक ऐसे कोर्सेज चलाने की योजना बनाई कि जिससे विमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने बालिकाओं को स्कॉलरशिप प्रदान करने की का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सीट्स के आवंटन के ऊपर बल दिया कि प्रत्येक जगह पर लड़कियों के एडमिशन को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए सीट्स मुकर्रर कर दी जाए, उनकी सीट्स को सिक्योर कर दिया जाए। और इसी तरह से स्कूलों में, कॉलेजेस में और नौकरियों में भी महिलाओं के लिए प्रावधान किया जाए ताकि महिला शिक्षकों को महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा सके। खंड 13 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा को बेहतर बनाने की योजना प्रस्तुत की गई। इसमें उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में और विद्यालय खोलने और बालकों को छात्रवृत्तियां देने, उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने और इन जातियों के ही शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत करी ताकि इस जो पिछड़ा वर्ग है उसकी समाज में स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। खंड 14 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप पेश किया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों में और स्कूल्स खोले जाएं और विद्यालय पॉलिटेक्निक आदि खोलने और शिक्षकों को अच्छा प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया। खंड 15 में विकलांगों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जिला स्तर पर विकलांगता जानकारी हेतु सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा ताकि जिले में विकलांगों का क्या स्टेटस है इसकी जानकारी, सही जानकारी सरकार के पास उपलब्ध हो ताकि उनके बेटरमेंट के लिए और उनकी शिक्षा को और बेटर बनाने के लिए सरकार अपने कार्य कर सके। खंड 16 में उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पे प्रारूप पेश किया गया। इस खंड 16 में प्रौढ़ शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा केंद्र और पुस्तकालयों का स्थापन करने की एक योजना प्रस्तुत की गई। खंड 17 में स्कूली शिक्षा की विषय वस्तुओं को और सुदृढ़ और एलोबरेट करने की योजना प्रस्तुत की गई। इसमें स्कूली शिक्षा में जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है और जो प्रक्रिया यानी जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उनको चलाने के लिए राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सुधार करने के लिए समय समय पर पाठ्यपुस्तकों में समय समय पर सुधार करने का एक योजना प्रस्तुत की गई। खंड 18 में परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन के सिस्टम को सुधारने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारी जो मूल्यांकन प्रतिक्रिया है वो बहुत लेथार्जिक है, वो बहुत नीरस है, बहुत पुरानी है। तो उसके अंदर सुधार के लिए बच्चों के जो फाइनल एग्जाम्स में जो मूल्यांकन होता है उसके साथ साथ उनके पूरे साल के कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्टिविटीज के आधार को भी इस मूल्यांकन में जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया।
इस मूल्यांकन सिस्टम में सुधार की जरूरत इसलिए भी थी कि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि बच्चे नकल करते हैं या बच्चे स्कूलों में एग्जाम देने से डरते हैं, सुसाइड रेट बढ़ता है। तो इन सारी परेशानियों से कोप अप करने के लिए हमें अपने जो एग्जाम सिस्टम था और हमारा जो मूल्यांकन सिस्टम था उसमें सुधार की बहुत जरूरत थी। तो उन्होंने एक रूपरेखा पेश की जिससे इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ टैकल किया जा सके। खंड 19 में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यूथ के ऊपर, हेल्थ एजुकेशन एंड यूथ के ऊपर उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिससे राष्ट्र के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, उनको स्वस्थ एनवायरनमेंट में स्वस्थ शिक्षा प्रदान की जाए, उनके हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखा जाए और इसमें स्वास्थ्य शिक्षा तथा इसमें जो हमारा कार्यकुलम है, जो पाठ्यक्रम है स्कूल लेवल पर, उसके अंदर स्वस्थ शिक्षा और खेल कूदों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि हम अपने यूथ को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। देखिए, खेल कूदों को करिकुलम में शामिल करा है तभी तो हमको, जब हम एडमिशन लेने जाते हैं, जब हमारे बच्चे किसी हायर डिग्री में या 10th में, तो हमारे पास एक खेल का कोटा होता है कि भाई अगर कोई खेल में निपुण है तो किसी के पास स्टेट लेवल का, एनसीसी का या इसका कोई सर्टिफिकेट है तो उसको 5 नंबर का या 5% का उसको फायदा मिलेगा एडमिशन्स में। तो इसीलिए ये करिकुलम में शामिल करने की योजना प्रस्तुत की गई थी ताकि हम खेल कूदों को अपने पाठ्यक्रम में अगर शामिल कर लेंगे तो इससे हमारे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी होगी और उसको इनकरेज करने के लिए, उसको खेलों को इनकरेज करने के लिए उन्होंने बिल्कुल सीधे डायरेक्ट करिकुलम में उसको एक खंड 20 में भाषा से के ऊपर उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की कि इसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास करने और राष्ट्रभाषा हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने की एक योजना प्रस्तुत करी कि हिंदी भाषा को और ज्यादा विकसित किया जाए ताकि हम इसको एक वन ऑफ द राष्ट्रभाषा के रूप में अडॉप्ट कर सके। इसके अलावा उन्होंने 2 भाषा कार्यक्रम और त्रिभाषा सूत्र को भी विकसित करने और लागू करने का प्रस्ताव रखा। खंड 21 में उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी करिकुलम में जगह देने का योजना प्रस्तुत करी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जैसे असेंबली है, जैसे बच्चे स्टेट लेवल पर ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट, ऐसे राइटिंग, इस तरह की चीजों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो बच्चे अपनी जो को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा स्किल है उनको और बेहतर बना सकें। तो इस योजना पर उन्होंने अपना एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। खंड 22 में उन्होंने क्लासरूम टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स को सम्मिलित करने की योजना बनाई कि शिक्षा को और उसका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और हमारे क्लासेस में पुराने समय के जो लेक्चर मेथड है उनके साथ साथ हम अपने क्लासरूम टीचिंग को ऑडियो विजुअल एड्स के साथ पढ़ाएं, हम प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करें, हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी शिक्षा को और डिजिटल बना सकें। खंड 23 में उन्होंने अध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षण पे योजना प्रस्तुत करी कि अब जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम दिया जाए, ना कि उनको ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाए, क्योंकि ट्रेंड तो जानवर भी होते हैं। तो और एक जो शिक्षक है वो एजुकेट होता है, तो जो बीएड के कॉलेजेस हैं उनको या डिपार्टमेंट्स हैं, उन एजुकेशन
ट्रेनिंग कॉलेजेस नहीं होंगे, बल्कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाने जाएं। और टीचर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने टीचर्स के आय वेतन को और सुदृढ़ करने की प्रस्तावना को पेश किया। और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वायत्तता देने का प्रस्ताव पारित किया कि वो इंडिपेंडेंटली अपने शिक्षक शिक्षा के लिए अपने सुझाव ले सकता है, दे सकता है। खंड 24 में शिक्षा की व्यवस्था पर उन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अपनी योजना दी कि मंत्रालय को सुदृढ़ करने, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने तथा शिक्षा का प्रबंध करने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने का एक प्रस्ताव पारित किया। अगर मैं इस दोबारा से जो शिक्षा का जो डॉक्यूमेंट था, जो 1986 का वर्क प्लान था, डॉक्यूमेंट का वर्क प्लान था, अगर इसको मैं दोबारा से अगर मैं इसे रिकंक्लूड करूं तो इसका बेसिक मकसद था कि शिक्षा को एक ढांचे में प्रस्तुत करना, यानी कि पूरे देश के अंदर एक ही स्वरूप होना चाहिए, एक ही शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। जैसे 10+2+3 सिस्टम होना चाहिए, वो पूरे देश में एक ही सिस्टम लगना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जो 14 साल के बच्चों तक की जो प्राथमिक शिक्षा है वो फ्री एंड कंपलसरी और राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। प्रत्येक बालक को फ्री एंड कंपलसरी लेने का अधिकार होना चाहिए। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा में उन्होंने जो ये पॉलिसीज बनाई उसका बेसिक पर्पस था, जो प्राथमिक लेवल पर सबसे ज्यादा वेस्टेज की प्रॉब्लम होती थी उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। वेस्टेज मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि एक क्लास में एडमिशन लेना और उसको कंप्लीट ना करना, बीच में ही छोड़ के चले जाना, ये एजुकेशन एक वेस्टेज है की प्रॉब्लम है एजुकेशन में। इससे बहुत जो इतना बड़ी राशि खर्च होती है, बजट खर्च होता है, इसका 1/3 जो बजट है वो सिर्फ बर्बाद हो जाता है अफवाह और अवरोधन की इस प्रॉब्लम से। तो इसके ऊपर अगर हम अपनी एजुकेशन संरचना को अच्छा कर लेंगे, जो ढांचे को अच्छा कर लेंगे, तो हम इस प्रॉब्लम के साथ भी कोप अप कर लेंगे। स्त्री शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने 1986 का जो दस्तावेज था उसके अंदर अपने योजना प्रस्तुत करी। उन्होंने विकलांगों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट था, ये जो शिक्षा नीति थी, वो निम्नलिखित जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर को और बेहतर बनाने के लिए उसने काम किया। जैसे विकलांगों की शिक्षा है, स्त्रियों की शिक्षा है, एजुकेशन को गति प्रदान करने के लिए इस दस्तावेज में की योजना को लागू करना था। तकनीकी और प्रबंधक शिक्षा को बेहतर बना करके उसको मेन स्ट्रीम के साथ रन करना था, फ्लो करना था। इसके अलावा शिक्षा द्वारा उन्होंने शिक्षा को बेहतर बनाने का एक पर्पस था कि शिक्षा को वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन में वो बदलना चाहते थे। कि जैसे उन्होंने खेल कूद को उसमें शामिल किया, उन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल किया। तो ये सब चीजें जो हैं और हमारी वैल्यू एजुकेशन को इम्पार्ट करने का एक डायरेक्ट मेथड होती है। उन्होंने शिक्षकों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर जो इन सर्विस प्रोग्राम और प्री सर्विस प्रोग्राम को और सुदृढ़ बना करके लगाने का प्रारूप पेश किया। इसके अलावा उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने के ऊपर उन्होंने बल दिया। तो कुल मिलाकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा भारत की एजुकेशन सिस्टम पर और भारत के यूथ पर और भारत की जनसंख्या पर, तो पहला तो था केंद्र और प्रांतीय सरकारों ने शिक्षा पर
खर्च करने वाले बजट में वृद्धि की। दूसरा, शिशुओं की देखभाल का तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया गया, अनेक योजनाएं चलाई गईं और इसके ऊपर कम से कम 13.5 लाख आंगनबाड़ी खोले गए पूरे देश में, ताकि जो शिशु थे उनकी हेल्थ और हाइजीन और उनकी प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके, शुरू किया जा सके। इस पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 86 की वजह से पूरे देश में 10+2+3 सिस्टम में एजुकेशन इम्पार्ट हो गई, ये सिस्टम लागू हो गया। नेक्स्ट, स्त्री शिक्षा को बेहतर बनाया गया, सब जगह पर लेडी टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने बहुत सफलता हासिल करी। वो जगह जहां पर स्कूल्स नहीं थे वहां पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के मदद के अंतर्गत ऐसे स्कूलों का निर्माण किया गया जहां पर सिंगल स्कूल टीचर प्रणाली से और 2 टीचर्स की प्रणाली से पढ़ाया गया। स्त्रियों की हालत में सुधार हुआ कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक लेडी टीचर का अपॉइंटमेंट अनिवार्य हो गया, तो इसलिए उनको रोजगार में वृद्धि हुई। और अच्छे शिक्षण परीक्षा बीएड ट्रेनिंग कॉलेजेस का निर्माण किया गया, प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, जिससे शिक्षकों की जो पढ़ाने की जो प्रवृत्ति थी उसमें सुधार आया। इसके अलावा इन सर्विस प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा इम्पार्ट किया गया, लागू करने का शुरू कर दिए गए। उच्च शिक्षा में और ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोले गए और ज्यादा कॉलेजेस को स्थापित किया गया। प्रौद्योगिक और टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर बनी। विकलांगों की बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई और उनके शिक्षा में सुधार आया। उनके रिजर्वेशन का भी फॉलो अप किया गया। उनको हर जगह, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो नौकरियां हो, उनको सुरक्षित किया गया ताकि वो अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बना सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अब तक जितने भी कमीशंस बने, आजादी से पहले और आजादी के बाद के कमीशंस, सबसे बड़ा कमीशन कोठारी कमीशन, जिसने बाकी के सारे कमीशन की सारी रिकमेंडेशंस को अपने अंदर सम्मिलित किया था। देश की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो 86 के दस्तावेज के बाद वो सारे रिकमेंडेशन जो कहीं ठंडे बस्तियों में बंद थे, सिर्फ सुझाव के तौर पर किताबों में बनते, वो काफी हद तक लागू हो गए और शिक्षा को एक गति प्रदान की गई। आप लोगों को आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर कहीं कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आई नीड योर एप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।